महिलाओं, किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, वकीलों, व्यापारियों व अन्य विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में भी अनेकों ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण ठोस व बुनियादी कदम उठा के इन सभी लोगों का काफी उद्धार भी किया है। लेकिन दुख की बात यह है कि इनके हितों में यहाँ काम कम और आश्वासन व घोषणाएं आदि ज्यादा करने वाली खासकर कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन सभी विरोधी पार्टियों को ये सब अच्छा नहीं लगा है। और यही मुख्य कारण है कि फिर इन सभी विरोधी पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में इस बार विधानसभा के हुए आम चुनाव में अंदर अंदर आपस में एकजुट होकर बीएसपी के खिलाफ ये चुनाव लड़ा था, जिसकी वजह से अब यहाँ प्रदेश में ऐसी गलत पार्टी अर्थात समाजवादी पार्टी सत्ता में आसीन हो गई है, जिसके सत्ता में आते ही सबसे पहले यहाँ प्रदेश के सभी गुंडे, बदमाश, माफिया, अराजक व सांप्रदायिक तत्व जो मेरी सरकार में अधिकांश चूहों के बिलों में ही छिपे रहते थे, तो अब वे इस सपा सरकार के आते ही इन बिलों से बाहर निकल के पूरी आजादी से यहाँ प्रदेश में खुलेआम घूम रहे हैं, जिन्होंने प्रदेश की जनता का शांति व अमन चैन के साथ यहाँ जीवन व्यतीत करना बहुत ज्यादा मुश्किल कर दिया है और जिसका यहाँ प्रदेश के विकास के कार्यों पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। और इस संबंध में यहाँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इस समय प्रदेश में मेट्रो ट्रेन व एक्सप्रेस वे आदि के जो भी ये थोड़े बहुत कार्य चल रहे हैं, तो वे सभी मेरी सरकार के समय में ही शुरू कर दिए गए थे। संक्षेप में मेरा वर्तमान सपा सरकार के बारे में यही कहना है कि अब प्रदेश में हर मामले में वे हर स्तर पर यहाँ कानून का राज नहीं बल्कि अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक व भ्रष्ट तत्वों का ही यह जंगल राज चल रहा है, जिसकी वजह से इस समय प्रदेश में सभी जाति व सभी धर्मों के लोग काफी ज्यादा दुखी व परेशान भी हैं। लेकिन यह खास ध्यान देने की बात ये भी है कि प्रदेश में इस अराजक व जन विरोधी सपा सरकार को केंद्र में पहले कांग्रेस पार्टी का और अब बीजेपी की सरकार का पूरा संरक्षण व समर्थन मिला हुआ है। इसलिए उत्तर प्रदेश में मार्च सन 2012 से लेकर अब तक यहाँ की जनता का हर मामले में व हर स्तर पर जो अन्याय, अत्याचार व उत्पीड़न आदि हुआ है, तो इसके लिए हमारी पार्टी यहाँ सपा सरकार के साथ साथ केंद्र में रही पूर्व की कांग्रेसी सरकार व वर्तमान में चल रही बीजेपी की सरकार को भी पूरे तौर से बराबर का जिम्मेवार मानकर चलती है। ऐसी स्थिति में अब प्रदेश की जनता को सपा के साथ साथ इन दोनों पार्टियों को भी अर्थात कांग्रेस व बीजेपी को भी इस बार के होने वाले विधानसभा चुनाव में यह इनको जरूर सबक सिखाना होगा। इसके साथ ही इनके द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों को हराना ही नहीं बल्कि उनकी जमानत भी आप लोगों को इस बार जरूर जब्त करानी होगी। अर्थात अब प्रदेश की जनता को अपने हितों में फिर से यहाँ बहुजन समाज पार्टी की ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी होगी, तभी फिर प्रदेश में अन्याय, अपराध व भय मुक्त तथा अराजक, सांप्रदायिक व भ्रष्टाचार मुक्त के साथ साथ यहाँ विकास युक्त भी वातावरण पैदा हो सकता है। लेकिन इसके लिए प्रदेश की जनता को चुनाव के समय में खासकर कांग्रेस, बीजेपी व सपा इन तीनों पार्टियों द्वारा पूर्व की तरह इस बार भी अंदर अंदर बीएसपी के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले इनके सभी घिनौने हथकंडों व साजिशों से जरूर सावधान रहना है। इसके साथ ही प्रदेश की जनता को इस बार इन तीनों पार्टियों द्वारा जारी किए जाने वाले इनके प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों से भी जरूर सावधान रहना है, जिन पर ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल नहीं करती हैं। और इस मामले में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ही तरह पूरे देश में इस बात का खास उदाहरण इस बार देश में 16वीं लोकसभा के हुए आम चुनाव में खास तौर से बीजेपी का घोषित किया गया इनका अपना चुनावी घोषणा पत्र है, जिसके बारे में आप लोगों को ये मालूम है कि इस बार देश में 16वीं लोकसभा के हुए आम चुनाव में बीजेपी और इनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार
श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता को हर मामले में वे हर स्तर पर जो किस्म किस्म के प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, वे उन्हें बेहतरीन सपने दिखाए थे, तो अब वे अधिकांश या कोरे सपने ही बनकर रह गए हैं। और इस संदर्भ में आप लोगों को ये भी मालूम है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता को सबसे बड़ा सपना ये दिखाया था, अर्थात चुनावी वायदा ये किया था कि अपने देश का अरबों खरबों रुपया जो काला धन जो विदेशों में जमा है, तो इन्होंने ये कहा था लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश के अंदर घूम घूम कर कि अपने देश का अरबों खरबों की तादाद में जो काला धन विदेशों में जमा है, यदि केंद्र में बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो सत्ता में आते ही उस काले धन को 100 दिन के अंदर वापस लाया जाएगा। और 100 दिन के अंदर वापस लाकर तो पूरे देश में जो गरीब लोग हैं, प्रत्येक परिवार में मान लीजिए 5 लोग गरीब हैं, तो प्रत्येक सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से तो उनको आर्थिक मदद दी जाएगी ताकि इनकी पूर्ण रूप से गरीबी दूर हो जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि केंद्र में अब इस पार्टी के नेतृत्व की बनी सरकार को लगभग 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं, किंतु अभी तक भी यहाँ देश के किसी भी एक गरीब व्यक्ति को एक भी रुपया नहीं मिला है। इसके साथ ही अब तो केंद्र की श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूर्व की कांग्रेसी सरकार के ही पद चिन्हों पर चलकर यहाँ देश में काला धन रखने वाले लोगों को उसे सफेद करने के लिए और भी विशेष व्यवस्था कर दी है। और इतना ही नहीं बल्कि केंद्र की पूर्व की कांग्रेसी व वर्तमान भाजपा सरकार भी अब किस हद तक देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की ही हिमायती व उनकी गुलाम बनी हुई है, जिसका एक ताजा उदाहरण ये है कि पिछले केवल 3 वर्षों में केंद्र सरकार की मिली भगत से देश के सरकारी बैंकों द्वारा लगभग 1,14,000 करोड़ रुपयों का कर्ज माफ कर दिया गया है, जबकि देश के छोटे किसानों, छोटे व्यापारियों व अन्य छोटे लोगों से कर्ज की वसूली के लिए उनकी संपत्तियों की भी कुर्की कर ली जाती है और उन्हें फिर जेल के सलाखों के पीछे भी भेज दिया जाता है। इस डर से काफी किसान व अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोग अपनी आत्महत्या करने तक को भी मजबूर हो जाते हैं। ऐसी घोर पक्षपाती है खासकर भाजपा सरकार का सबका साथ व सबका विकास का ये मंत्र व उनकी मन की बात। इसके अलावा इसी भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में देश के गरीब आवासहीनों को अपने सरकारी खर्चे से 2-2 कमरों के पक्के मकान भी बनाकर देने की बात कही थी, जिसे अब टालने के लिए श्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा केंद्र में अपनी अगली सरकार बनने पर ही पूरा किए जाने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अभी कुछ समय पहले वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार ने मुंबई से गुजरात के अहमदाबाद तक एक बुलेट ट्रेन चलाने का जापान के साथ जो एक काफी महंगा समझौता किया है, तो उससे देश के गरीब लोगों को नहीं बल्कि यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही फायदा पहुँचने वाला है। जबकि इस अकेले एक ट्रेन को तैयार करने पर सरकार का जितना धन व खर्चा आएगा, तो उस धन व खर्चे से यहाँ देश के गरीब लोगों की सुविधा के लिए कई और भी नई ट्रेनें चलाई जा सकती थी, या फिर देश के गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए मनरेगा जैसी अन्य और कई नई योजनाएं भी शुरू की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि एक तरफ तो अपना देश गरीबी, भूखमरी व महंगाई आदि की अनेकों गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है, तो वही दूसरी तरफ अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपना देश का काफी धन अपनी वाई लूटने के लिए, अपनी वाह लूटने के लिए जबरन बाहर के देशों पर लुटा रहे हैं, जिस धन को यहाँ के लोगों की इन सभी समस्याओं को दूर करने पर भी खर्च किया जा सकता था। इसके साथ ही आप लोगों को ये भी मालूम है कि जब से केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो तब से
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम कई बार नीचे गिरे हैं, लेकिन फिर भी उस अनुपात में यहाँ डीजल व पेट्रोल की कीमतें कम नहीं की गई हैं, बल्कि इसके स्थान पर इन दोनों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के इसका भी ज्यादातर लाभ अप्रत्यक्ष रूप में यहाँ के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही पहुँचाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि देश के गरीबों, मजदूरों, किसानों व अन्य विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के लिए वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार ने अभी तक जो भी नई नई योजनाएं शुरू की हैं, तो उनसे भी इन लोगों को फायदा कम और इसकी आड़ में अप्रत्यक्ष रूप में यहाँ के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही अधिकांश फायदा पहुँच रहा है। जिनका इस पार्टी ने यानी कि बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों का इस पार्टी ने लोकसभा के हुए आम चुनाव में इस बार बड़े पैमाने पर आर्थिक सहयोग लिया है। और अब बीच बीच में राज्यों में भी विधानसभा के हो रहे आम चुनावों में इनका पूरा आर्थिक सहयोग लिया जा रहा है। और इन सभी कारणों से ही अब पूरे देश में बीजेपी का जनाधार भी धीरे धीरे काफी खिसक रहा है। और इससे अब बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की भी छवि काफी ज्यादा धूमिल हो रही है। इसलिए ऐसे हालातों में देश की जनता का ध्यान अपनी इन सब कमियों पर से हटाने के लिए अब इस भारतीय जनता पार्टी व इनकी सरकार द्वारा अपने आरएसएस व अन्य सभी कट्टरवादी संगठनों को आगे करके उनके माध्यम से देश की जनता के सामने खासकर उनकी संस्कृति व धार्मिक भावनाओं को लेकर आए दिन ऐसे नए नए मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं जिनकी वजह से देश का सामाजिक व सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण लगातार देश में बिगड़ रहा है। और इसके लिए अब तो इन्होंने देश के केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों तक को भी नहीं छोड़ा है। अर्थात अब यहाँ भी ये लोग छात्रों को अपने आरएसएस के एजेंडे के साथ चलने के लिए जो आए दिन घिनौने हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, वे भी किसी से छिपे नहीं हैं। और इस मामले में हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जेएनयू व इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ताजा उदाहरण आप लोगों के सामने मौजूद है। और खासकर हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि यहाँ पिछले कई वर्षों से अर्थात केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय से ही खासकर यहाँ जो दलित छात्र हैं उनका बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हो रहा था। केंद्र में तो बीजेपी बाद में पावर में आई है, लेकिन केंद्र में बीजेपी के सत्ता में आने से पहले ही वर्षों से हैदराबाद यूनिवर्सिटी में दलित छात्रों का उत्पीड़न हो रहा था। और वहां पर ये रोहित वेमुला की घटना घटने से पहले वहां पर लगभग 8-9 दलित छात्रों ने कांग्रेस पार्टी के राज में, केंद्र में कांग्रेस पार्टी के राज में उन्होंने अपनी आत्महत्या की थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की सत्ता में रहते हुए इस ओर ध्यान नहीं दिया। और नतीजा क्या हुआ कि ये सिलसिला इन लोगों के, इन दलित छात्रों के ऊपर वहाँ उत्पीड़न का सिलसिला वहाँ पर वो लगातार आगे बढ़ता रहा। लेकिन आप लोगों को मैं ये बताना चाह रही हूँ, कांग्रेस पार्टी के